हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। मैं शुभम साव आज आप सभी के लिए नौवीं कक्षा 9th स्टैंडर्ड का सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल या हम बीमार क्यों पड़ते हैं लेकर आया हूँ। हम इस पार्ट में इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि हमारा शरीर किस प्रकार से विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अनेकों कोशिकाओं से बना होता है। हमारे शरीर अनेकों कोशिकाओं से बना होता है। अनेकों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है और बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक अंग का निर्माण करती हैं, एक अंग का निर्माण करती हैं। जब एक अंग काम करना बंद कर देता है तो उससे हमारा मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है। हमारा मस्तिष्क जब असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार स्वस्थ, जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ स्वस्थ, किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति की सामान्य मतलब उसकी शारीरिक अवस्था और उसका मानसिक अवस्था पर ही उसका स्वास्थ्य निर्भर करता है। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं, व्यक्तिगत एक मनुष्य के व्यक्तिगत तथा अपनी खुद की या समुदाय समाज में होने वाली समस्याएं भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अस्वस्थ व्यक्ति को भी कुछ प्रकार के रोग होते हैं। उन रोगों को कुछ इस प्रकार हैं कि तीव्र रोग या एक्यूट, दीर्घकालीन रोग या क्रोनिक रोग, संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शस और असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शस। संक्रमण रोग जो होता है वो चार साधनों द्वारा मनुष्य में फैलता है। चार रोग फैलने का साधन चार होते हैं। जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, कवक जिसे हम लोग फंगस के नाम से जानते हैं, फंजाई, या 3 नंबर हो गया आपका विषाणु जिसे हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब इस संक्रमण रोग का निवारण या प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम लोग। प्रिवेंशन सामान्य विधियों द्वारा इसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। अपने हाथ पैर अच्छे से धो धाकर अपने अपने आप को स्वस्थ रखकर, स्वच्छ रखकर, माफ करिएगा, स्वच्छ रखकर हम इन विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। रोग विशिष्ट विधियाँ, मतलब अपने रोग विशिष्ट विधियाँ कहने का अर्थ यहाँ पर है कि हम अपने शरीर की प्रतिरक्षात्मक शक्ति को बढ़ाकर रोग से लड़ सकते हैं। रोग अपने शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करके हम उस रोग से लड़ने की क्षमता अपने अंदर ला सकते हैं। अब बात आती है उपचार की, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट उपचार जो होता है वो दो हमें दवाइयों से भी काम आता है और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो भी हमारे उपचार में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, किसी व्यक्ति की स्वस्थ सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। ठीक है, किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पिछले भाग में। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। स्वास्थ्य व्यक्ति की जो स्वास्थ्य होता है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। ठीक है, उसकी अवस्था है स्वास्थ्य जो है बोल सकते हैं इकाई है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं का। लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के लिए जागरूकता बहुत ही ज़रूरी होती है, जो प्रतिवर्ष हम करते हैं। इस जागरूकता के लिए एक दिन को तय किया गया है, जिससे जो दिन है 7 अप्रैल, जिससे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है, स्वास्थ्य जो होता है अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके, जिसमें हम लोग शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य और सामाजिक कार्य एक अच्छे ढंग से उचित प्रकार से कर सकते हैं, तभी एक व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, रोग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रोग का शाब्दिक अर्थ है असुविधा, शरीर के अंदर असुविधा का आना। ठीक है, रोग के विभिन्न कारण, वायरस जो हमारे रोग के कारण क्या होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को हानि क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण क्या होता है कि कम समय तक रहने वाले रोगों को तीव्र रोग कहते हैं। ठीक है, एक पहला बिंदु क्या है, आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण, एक नंबर उसका एक पहला बिंदु है कम समय तक रहने वाले रोगों को तीव्र रोग कहते हैं।
जो समय रोग बहुत ही कम समय के लिए एक मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं उसे तीव्र रोग कहते हैं। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, अधिक समय तक रहने वाले रोगों को दीर्घकालीन रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालीन रोग कहते हैं। तीसरा बिंदु क्या है, जीवों का स्वास्थ्य। जीवों का स्वास्थ्य उसके आसपास या पड़ोस या वातावरण पर्यावरण पर निर्भर करता है। अगर आपका आसपास का पर्यावरण अच्छा रहे तो जीव या वह मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। चौथा बिंदु जो है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमारा वातावरण, भौतिक वातावरण अच्छा रहना चाहिए। 2 नंबर, अच्छा सामाजिक वातावरण होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या, संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है। और चौथा नंबर क्या, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार होना चाहिए। अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार कहने का अर्थ मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक इंसान का, एक मनुष्य का आर्थिक स्थिति और रोजगार एक सही हो तो उसे किसी भी प्रकार की मानसिक रोग नहीं हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मानसिक रोग या अधिक चिंता करने से कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारा शरीर में ब्लड प्रेशर, अधिक रक्तचाप और शुगर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। रोगाणु से मारने के लिए उपचार। ठीक है, रोगाणु से को मारने के लिए उपचार, इलाज हमारा पांचवा बिंदु है। छठवां बिंदु क्या है, रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा। ठीक है, रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा। ठीक है, निवारण उसको हटाना जो होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्वस्थ, हेल्थ के बारे में है पूरा चैप्टर ये। स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। स्वस्थ क्या है, एक व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक अवस्था है। ये सब भाग हमने पिछले भागों में मैंने आपको बता दिया है। व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे, अब अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्तिगत नहीं तथा स्वस्थ जो होता है व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है, कम्युनिटी की समस्या है। और व्यक्तिगत मतलब इसका अर्थ होता है पर्सनल। स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। ठीक है। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है और उसके साथ सामुदायिक स्वच्छता भी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। दूसरा बिंदु उसी का है, जीवों का स्वास्थ्य उसके पास के पड़ोस के पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। ठीक है। जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसमें हम लोग ने समझा कि जीवों के आसपास का अगर वातावरण अच्छा हो तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तीसरा बिंदु क्या है, रोग मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण होना अनिवार्य है। इसलिए व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था हैं। ठीक है, दोनों ही समन्वित अवस्था हैं। स्वस्थ रहने एवं रोग मुक्त के में अंतर, स्वस्थ रहना या रोग मुक्त रहना, इसमें दोनों में क्या अंतर है। हेल्दी और डिजीज फ्री होना, दोनों में क्या पार्थक्य या अंतर है। ठीक है। इसका पहला अंतर हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करता है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करता है, मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, रोग मुक्त में ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें बीमारी का अभाव होता है। रोग मुक्त होना क्या होता है कि ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारी का अभाव होता है। स्वस्थ क्या होता है, दूसरा बिंदु स्वस्थ का देखेंगे दोनों का, कि व्यक्तिगत और भौतिक सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य हमारा व्यक्तिगत, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। रोग मुक्त होना यह एक व्यक्तिगत बात है, ये एक व्यक्तिगत बात होती है, एक व्यक्ति विशेष तक ही ये सीमित होता है। अब स्वास्थ्य का अंतर जो है रोग मुक्त का, उसका तीसरा बिंदु हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है। ठीक है, हेल्थ, स्वस्थ व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, स्वस्थ व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होता है। इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। इसमें इस रोग मुक्त में तीसरे बिंदु में व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। रोग तथा इसके कारण, रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर में एक या अधिक अंगों का कार्य और रूप रंग खराब हो जाता है। समझे, जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग होता है तो उसके अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके अंग कार्य करना
बंद कर दें। किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन होना या रोग का लक्षण कहलाता है। परिवर्तन होना रोग का लक्षण कहलाता है। ठीक है, किसी भी अंग का या तंत्र का की संरचना में या उसके कार्यशैली में जो परिवर्तन परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, उसे लक्षण कहते हैं, उसे रोग का लक्षण या सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखते हैं हम लोग। लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है। ठीक है, लक्षणों के आधार पर चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वो विशेष इस बीमारियों को पहचानता है और रोग की सृष्टि के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। क्या रोग है नहीं है उसकी पुष्टि करने के लिए माफ़ करिएगा, इसके पहले मैंने सृष्टि बोल दिया। पुष्टि करने के लिए, रोग की पुष्टि करने के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। ठीक है, रोग के प्रकार अब जानेंगे हम लोग। रोग के प्रकार अभी थोड़ी देर पिछले भागों में हमने पढ़ा है कि रोग के प्रकार, कितने प्रकार का रोग होता है। तीव्र रोग, जो रोग कम समय के लिए होता है, उसे तीव्र रोग कहा जाता है। जैसे सर्दी जुखाम उसके उदाहरण हैं। दीर्घकालीन रोग, अधिक समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालीन या क्रोनिक रोग डिजीज कहते हैं। जैसे कि कैंसर, क्षय रोग, फील पाँव, ठीक है, एलिफेंटाइटिस। ठीक है, रोगों के कारण क्या होता है अब जानेंगे। रोगों का सब कारण वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि हैं। और क्या है? कृमि वॉर्म्स हैं। ठीक है, कुपोषण भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोगों के होने का कारण है। तीसरा बिंदु का आनुवांशिक विभिन्नता। मनुष्य के आनुवांशिक विभिन्नता, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी रोग का स्थानांतरण होता रहता है, उसे आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, रोगों के कारण का चौथा बिंदु क्या? पर्यावरण दूषित हवा। अगर व्यक्ति अगर दूषित पर्यावरण में सांस लेता है तो उसे विभिन्न प्रकार से के रोग हो सकते हैं। इसका पांचवा बिंदु क्या है? टीकाकरण का अभाव। किसी रोग विशेष के लिए एक विशेष टीकाकरण की व्यवस्था होती है, तो उसके अभाव में मनुष्य रोग से ग्रसित हो जाता है। जैसे अभी के समय में कोरोना जैसा बीमारी हमारे पास आप दिखाई दे रहा है। संक्रमण रोग और असंक्रमण रोग। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होता है? ठीक है, संक्रामक रोग रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते हैं। संक्रमण रोग के उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृषि वर्म। असंक्रामक रोग, यह रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तियों को नहीं होते हैं या उन्हें नहीं फैलते हैं, जैसे हृदय रोग, एलर्जी। ठीक है, संक्रामक कारक और रोग। ठीक है, विषाणु जिसे वायरस कहते हैं। सर्दी जुखाम, उसके रोग क्या हैं? सर्दी जुखाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि। जीवाणु से होने वाले रोग, हैजा, खसरा, क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी जानते हैं। ठीक है, टिटनस। और तीसरा नंबर है मेरा कवक या फंगाई। फंगाई जैसे दाग होना। ठीक है, शरीर पर रिंग वॉर्म। चौथा नंबर है प्रोटोजोआस, मलेरिया, काला ज्वर और अमीबियस पेचिस। अमीबिया अमीबिया पेची इस रोग के उदाहरण है। पांचवा नंबर क्या है? कृमि जनित रोग, फील पाँव। ठीक है, फील पाँव या हाथी की तरह पैर का फूल जाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग विभिन्न सूक्ष्म जीव। जैसा कि यहाँ पे आप सब चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है विभिन्न सूक्ष्म जीव। विभिन्न सूक्ष्म जीव संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए SARS बैक्टीरिया चित्र के तीर द्वारा इंकित किया गया है। ठीक है, चित्र में साफ देख पा रहे हैं कि 500 नैनोमीटर माप को दर्शा रहा है चित्र, जो एक माइक्रोमीटर का आधा है। एक माइक्रोमीटर एक मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। यह मानचित्र इस बात को दर्शाता है कि हम कितने सूक्ष्म वस्तुओं को देख रहे हैं। ठीक है, लेस्मानिया, काला ज्वर, व्याधिकारक व्याधिकारक प्रोटोजोआ। यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है। विभाजित होते जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे
जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो है, जो मुहासे का एक बहुत कारण है, ऊपर में आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ऊपर बाईं ओर में चित्र में दिखाई दे रहा है, माइक्रोमीटर माप में प्रदर्शित किया गया है। माइक्रोमीटर माप में ये प्रदर्शित करके इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा यह निद्रालु व्यक्ति का कारण है। निद्रालु व्यक्ति का एक कारण है। ट्रिप्नोसोमा को तस्तरीनुमा लाल रक्त कणिकाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे आपको उसके आकार का पता चल सके। ठीक है। यहाँ पे जैसा आप चित्र में ऊपर में देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है गोल कृमि। गोल कृमि छोटी आंत में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर के स्केल के माप एक वयस्क गोल कृमि के आकार के अनुमान के बराबर होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक एवं मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो विषाणु की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें मार देते हैं। ठीक है। जैसे पेनिसिलिन और टेट्रा टेट्रासाइक्लिन इसके उदाहरण हैं। ठीक है। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। माने उनको फैलने की जो प्रतिक्रिया होती है, यह पेनिसिलिन जीवाणु के उसके पेनिसिलिन जो होता है जीवाणु के फैलने की गति को कोशिका में रोक देता है और उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी हो जाता है। ठीक है। रोग फैलने का साधन क्या है? मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शनस डिजीज। ठीक है। संक्रमण रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। सूक्ष्म या संक्रमण कारण हमारे शरीर के विभिन्न साधनों द्वारा प्रवेश करता है। वायु, भोजन, जल, रोग, वाहन द्वारा यह लैंगिक संपर्क द्वारा यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में स्थानांतरित होता है। वायु द्वारा किस प्रकार से रोग स्थानांतरित होता है? छींकने, हवा में छींकने, खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति से के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे निमोनिया, क्षय रोग, सर्दी जुकाम और कोरोना वायरस। जल और भोजन द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। संक्रमित जल या भोजन द्वारा हमारे शरीर में फैल जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जैसा हैजा, इसके उदाहरण क्या है? हैजा, अमीबियस पेची आदि। अमीबियस पेचिस आदि। रोगवाहक द्वारा मादा एनफिलीज मच्छर की बीमारी में रोगवाहक का कार्य करती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू आदि। लैंगिक संपर्क द्वारा कुछ रोग जैसे सिफिलिस या एड्स रोगी के स्वास्थ्य लैंगिक रोगी के साथ लैंगिक संपर्क द्वारा संक्रमित व्यक्ति में प्रवेश करता है। ठीक है। प्रवेश करता है। एड्स का विषाणु संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है। ये कैसे फैलता है? ये संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से या स्तनपान कराने से जीवित शिशु का एड्स शिशु जो होता है वो एड्स ग्रस्त या उसे एड्स बीमारी हो सकती है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वह एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। ठीक है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी का को कम कर हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना एड्स कहलाता है। ठीक है। ये इस बीमारी में क्या होता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और खुद को बचाने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। यह एक भयानक रोग है। यह कैसा रोग है? एक भयानक रोग है। इसका रोगाणु HIV होता है। इसका रोगाणु कौन सा होता है? रोगाणु का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस। ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस। ठीक है। संचरण होने का कारण क्या है? संचरण के कारण निम्न प्रकार के हैं। पीड़ित व्यक्ति का रक्त दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में देने से संक्रमित होता है। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है? यौन संपर्क द्वारा यह रोग फैलता है। तीसरा बिंदु क्या है? एड्स से पीड़ित माँ या शिशु के में गर्भ अवस्था में या स्तनपान द्वारा यह रोग फैलता है। ये एक ही इंजेक्शन को प्रयोग कई व्यक्तियों पर करने पर भी यह रोग उन दूसरे संक्रमित व्यक्तियों में फैलता है। निवारण क्या है इसका? अब निवारण देखते हैं। संक्रमित रक्त कभी न चढ़ाए जाएं।
जो संक्रमित रक्त है उसकी पहले जांच कर ली जाए कि वह रक्त जो स्वस्थ व्यक्ति में देने लायक है तो ठीक, तो पहले ही संक्रमित व्यक्ति या रक्त की जांच कर ली जाए। एक ही सुई द्वारा नशीली दवा आदि न लें। एक ही सुई द्वारा नशीली दवा आदि न लें। एक ही सुई का उपयोग बार बार न किया जाए। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यूज स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी उत्तक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि रोगाणु वायु के द्वारा, पहला बिंदु जो है, यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में होता है। यदि वायु द्वारा रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो वह संक्रमण फेफड़ों में होता है, जैसे कि क्षय रोग, टीबी। ठीक है। या अभी के समय में आप उदाहरण देखिएगा तो कोरोना वायरस का भी उदाहरण है। यदि रोगाणु मुख से प्रवेश करता है तो संक्रमण आहार नाल में होता है, जैसा कि खसरा का रोगाणु आहार नाल में और हेपेटाइटिस का रोगाणु यकृत में संक्रमित करता है। ठीक है। जैसे कि बता दिया मैंने, ये जो मुंह के द्वारा जो रोगाणु प्रवेश करता है वो हमारे आहार नाल को इन्फेक्ट करता है, हमारे आहार नाल को क्षति पहुंचाता है और इससे होने वाला जो रोग है वो हेपेटाइटिस और यकृत में संक्रमित होता है। वायरस जनन अंगों से प्रवेश करता है, लेकिन वायरस जनन अंगों से प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर की प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। प्रतिरक्षी जो हमारा इम्यूनिटी पावर है उसको, संस्थान जो हमारा इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करता है उसको हानि पहुंचाता है। इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, रक्त की लाल रुधिर रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा से प्रवेश करता है और मस्तिष्क को संक्रमित करता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, उपचार के नियम। उपचार के नियम क्या है, रोगों के उपचार के उपाय दो प्रकार के हैं। रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपाय करना, दूसरा बिंदु है क्या, रोगाणु को मारने के लिए उपचार करना। ठीक है। पहला बिंदु के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार कैसे कर सकते हैं हम लोग। पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द और दस्त आदि रोगों में हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक कर होती है। रोगाणु को मारने के लिए उपचार। रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है जिससे रोगाणु हमारे शरीर में मर जाता है। ठीक है। हमारे शरीर को एंटीबायोटिक्स दिया जाता है इसमें। उदाहरण के लिए रोग जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निवारण के सिद्धांत क्या है, रोगों के निवारण प्रिवेंशन रोकथाम के लिए दो विधियां हैं। सामान्य विधियां, जनरल वे क्या है, रोग विशिष्ट विधियां। सामान्य विधियां रोग का निवारण करने की सामान्य विधि रोगी से दूर रहना है। दूसरा बिंदु क्या है, वायु में फैलने वाले संक्रामक या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, जैसा कि अभी हो रहा है। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने से पहले पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया से बचने के लिए अपने आवास के पास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। घर के आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। रोग विशिष्ट विधि क्या है, रोग के रोकथाम का उचित उपाय प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण। इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं। रोगाणु के विशेष प्रवेश करते ही हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने वाली जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं उनका उत्पाद
उत्पादन जो है वो आरंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले ही निर्मित हो जाती हैं, और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से यह विशिष्ट कोशिकाएं लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और उन्हें मार देती हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से विशिष्ट रोग विधियाँ किस प्रकार की हैं। ठीक है, टिटनेस इसके उदाहरण क्या, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए टीके का उपलब्ध कराना है। बच्चों को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। बच्चों में डीपीटी का जो टीका होता है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। ठीक है, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बीमारी, रोग, सूक्ष्म जीव वाहक क्या होते हैं। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, और मादा एनफिलीज मच्छर इसके वाहक होती हैं जो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है इसके, इसमें कपकपी ज्वर होता है। इसमें क्या होता है, कपकपी ज्वर होने लगता है। टाइफाइड, यह बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसके वाहक जो होते हैं, कौन होते हैं वाहक, कॉकरोच जैसे जीव होते हैं। यह इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार, आँखों में संक्रमण। एड्स जो होता है ये HIV वायरस से फैलता है। इसके कोई वाहक नहीं होते हैं। इसके लक्षण हैं, लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेंगू, इसके वाहक जो होते हैं या इसको माफ़ करिएगा, इसके सूक्ष्म जो जीव हैं वो वायरस है, और इसके कोई वाहक नहीं होते हैं। सिर दर्द और बुखार आता है इसमें। वर्म जो है इसमें, यह आंत में सूक्ष्म जीव इसमें है, आंत में। ठीक है, रोग वर्म आंत में, वाहक जो होते हैं इसका कोई वाहक नहीं होता है। यह पेट, इसमें क्या होता है, पेट में दर्द उत्पन्न होता है। कालाजार जो है प्रोटोजोआ संबंधित रोग है, इसके वाहक कोई वाहक नहीं होता है। यह हमारे दिमागी बुखार इसके लक्षण हैं। कृमि, आंत में एक्केरिस, आंत में एस्केरिस कर सूक्ष्म जीव है। इसके वाहक कोई वाहक नहीं है। इसमें क्या होता है, पेट में दर्द उत्पन्न होता है। SARS, सार्स जो होता है वह सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। इसके कोई वाहक नहीं होता, इसका अभी तक लक्षण नहीं है। स्वाइन फ्लू, इसके वाहक के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है। यह सुअर, मानव, पक्षी, सुअर या मानव इसके वाहक होते हैं। बुखार फैलता है, इसमें बुखार आता है। बर्ड्स फ्लू, यह इसके वाहक पक्षी होते हैं, और इसमें भी बुखार आता है। इबोला वायरस जो है ये वायरस से फैलता है। इबोला रोग जो एक सूक्ष्म जीव वायरस है, इसके वाहक कुछ नहीं है। यह इसके लक्षण, इसमें बुखार इसके लक्षण है, इसमें बुखार आता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न या डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द उसका उत्तर देंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।